नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आज क्रिया एंड संयुक्त क्रिया। इसके पहले मैंने टॉपिक नंबर 10 कराया था, जिसमें क्रिया कराई थी। अब मैं क्रिया और संयुक्त क्रिया दोनों साथ में करा रही हूँ, जिससे दोनों क्लियर हो जाएगा। अलग अलग कराती तो सब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो क्लियर ना दिखे तो आप इसकी क्वालिटी 480 और 360 पे सेट कर लें, तो ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा। क्रिया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ किस चीजें। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम के करना या होना हो समझा जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह सो रहा है क्या क्रिया है। जाग रहा है, रो रहा है, पी रहा है, खा रहा है, ये सब क्रिया के अंतर्गत आता है। क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। तो धातु, जब धातु में ना लगा दिया जाए तब वो क्रिया बन जाती है। धातु क्या होती है? स्वतंत्र ध्वनि होती है, स्वतंत्र होती है धातु। जैसे जा, जाना का जा, उसमें ना लगा दोगे तो क्या होगा? क्रिया बन जाएगी। पी, पीना में ना लगा दोगे तो क्या होगा? पीना हो जाएगा। पी धातु है, जा धातु है, सो धातु है, उसमें ना लगाने से वह क्रिया बन जाती है। क्रिया के प्रकार, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पे। कर्म के आधार पे क्या है? क्रिया के दो प्रकार है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मैं बिल्कुल फास्ट बताऊंगी, क्योंकि पुराने वीडियो में मैंने इनका विस्तृत वर्णन करा है। अब मैं जो नया टॉपिक मैंने इसमें ऐड किया है उसको मैं अच्छे से बताऊंगी, पर मैं इसको साथ में लेते हुए चल रही हूँ। सकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित होता है। सकर्मक, सकर्मक मतलब क्या होता है? कर्म के साथ। स का मतलब होता है साथ, तो कर्म के साथ। कर्म की, जहां पे कर्म की संभावना होती है, क्रिया कर्म के साथ होता है, अर्थात जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो ये जो फल है वो सकर्मक क्रिया है। ये क्रिया है, इसमें क्रिया उपलब्ध है। अगर अगर ऐसा होता राम खाता है तो इसमें क्रिया होती ही नहीं। फल क्या है? फल एक क्रिया है, सॉरी कर्म है। फल क्या है? कर्म है। और खाता क्या है? खाना क्या होता है? क्रिया होती है। तो जिस भी क्रिया में कर्म उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? सकर्म क्रिया। सीता गाना गाती है, तो जो गाना है वो क्या है? वो कर्म है, कर्म की उपस्थिति यहाँ पे है। अध्यापिका पुस्तक पढ़ रही है, तो जो अध्यापिका है वो पुस्तक पढ़ रही है। जो पुस्तक है वो क्या है? पुस्तक कर्म है। माली ने पानी से पौधों को सींचा, काय से सींचा? पानी से। पानी क्या है? कर्म है। श्याम ने फिल्म देखी, जो फिल्म है वो कर्म है। नौकरानी ने झाड़ू लगा रही है, वो झाड़ू क्या है? वो कर्म है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सकर्म क्रिया उन क्रियाओं को कहते हैं जिनके साथ कर्म उपस्थित होता है। और कर्म कैसा होता है? जैसे राम सो रहा है, ये अकर्म हो गया क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं जुड़ा। राम बिस्तर पर सो रहा है, जो बिस्तर है वह क्या है? कर्म है। राम फल खाता है, जो फल है वह कर्म है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक, मतलब है नहीं। अकर्मक, जहां पे कर्म नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। जैसे अहिंसा, जहां पे हिंसा ना हो वो क्या है? अहिंसा। अ जब जहां भी लग जाता है वहां नहीं का साउंड आता है। अकर्मक मतलब बिना कर्म के, जहां कर्म की उपस्थिति ना होती है उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे वहां मैंने बताया था सकर्मक में राम फल खाता है, तो जो फल है वो क्या है? वो कर्म है। यहाँ राम खाता है तो इसमें कर्म है ही नहीं, फल है ही नहीं। कुछ भी फल, खाना, भोजन कुछ भी हो सकता है, वो है ही नहीं इसमें, सीधे राम खाता है। उसमें था सकर्मक में था सीता गाना गाती है, और अकर्मक में क्या है? सीता गाती है। जो गाना है वो क्या है? वो कर्म है। इस और अकर्मक में क्या है? कर्म की अनुपस्थिति है, इसलिए सीता गाती है। खत्म। गाना गाती है, लोकगीत गाती है, कुछ भी गाती है, कुछ भी हो सकता है कर्म में। ठीक है। जैसा कि आपको ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखा, जिसमें कर्म का अभाव उसका मतलब हो अकर्मक, अकर्मक क्रिया। एक कर्मक, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया हो जाती है। दूसरे शब्दों में जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है उसे एक कर्मक। जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, एक कर्म, फिल्म देख रहा है। श्याम फिल्म देख रहा है, एक कर्म, सिर्फ फिल्म देख रहा है। वो नौकरानी झाड़ू लगा रही है, एक कर्म, वो झाड़ू लगा रही है। द्विकर्म, द्विकर्म मतलब नाम से सिद्ध हो रहा है, दो कर्मों से युक्त, जहां पे दो कर्म हो रहे हो। जिस सकर्म क्रियाओं में, सकर्म है इसलिए कर्म होता है। अब द्विकर्म मतलब जहां दो कर्म होते हैं, एक साथ दो दो कर्म होते हैं, वे द्विकर्म सकर्म क्रिया कहलाते हैं, सकर्म क्रिया कहलाते हैं। कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं,
एक गौण कर्म और दूसरा मुख्य कर्म। इसको हम ऐसे समझते हैं, जब द्विकर्म क्रिया होती है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, इसमें जब दो कर्मक क्रिया आती है तो उसमें पहला कर्म जो होता है वो सजीव होता है और दूसरा कर्म कर्म निर्जीव होता है। सबसे सरल है इसको समझने का तरीका ये, या प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक भी वही है सजीव, अप्राणीवाचक क्या होता है, निर्जीव होता है। पहला कर्म सजीव होता है, दूसरा कर्म निर्जीव होता है। जैसे बच्चे गुरुजन को प्रणाम कर रहे हैं, तो जो बच्चे हैं, गुरुजन कौन है, सजीव है, प्राणीवाचक है, और प्रणाम क्या है, अप्राणीवाचक निर्जीव है। इसको निर्जीव भी बोल सकते हैं, प्राणीवाचक भी बोल सकते हैं। सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाई या पढ़ाया, तो जो सुरेंद्र है छात्र क्या है, सजीव है, गणित क्या है, निर्जीव है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अब मैं आ रही हूँ मेन, जो मैंने इसमें नया एडिट किया है स्लाइड, वो ये है संयुक्त क्रिया। सबसे पहले तो हम जानेंगे संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब धातु क्या है, रो, सो, जा, उठ, बैठ, जिसमें ना लगा होता है, ना लग जाता है तो वो क्या बन जाती है, कर्म क्रिया बन जाती है। अब ये धातु लिखा है मतलब रो, सो, इस तरह से होगा इसमें। जो क्रिया दो या दो से संयुक्त, मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक का जो योग होता है वहां संयुक्त आ जाता है। तो जो दो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। धातु मैंने क्रिया आपको बता दिया, धातु आपको बता दिया, और मेल से जो बना वो क्या हुआ, संयुक्त धातु हुई। अब जैसे घनश्याम रो चुका है, किशोर रोने लगा, देखो रो चुका, रोने लगा, लगा भी एक क्रिया है और रोना भी एक क्रिया है, दो धातु हो गई है। पहुंच गया, गया भी एक क्रिया और पहुंच भी एक क्रिया है, हो गई दो धातु। रो चुका, इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा, पहुंच गया, क्या है, ये संयुक्त क्रिया है। कहने का तात्पर्य दो दो क्रिया आप महसूस करेंगे, इनके भाव को समझना होगा आपको। हिंदी जो भाषा है वो बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है। हिंदी में सिर्फ भाव को समझना ही जरूरी होता है। अगर आप एक बार भाव को समझ गए तो दोबारा आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई ट्रिक होती ही नहीं। अगर आप कोई सोचे कि कोई सरल ट्रिक मिल जाए, तो हिंदी में कोई ट्रिक नहीं होती। इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा, देखो लगा एंड रोने दो हो गई क्रिया, पहुंच गया, गया और पहुंच दो क्रिया, संयुक्त क्रियाएं दिख रही है आपको। विधि और आज्ञा छोड़कर सभी क्रियापद दो या दो अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियाएं क्या है, दो क्रियाओं के योग से बनते हैं। किंतु संयुक्त क्रियाएं इनमें भिन्न होती है, क्योंकि जहां एक और साधारण क्रियापद हो, रो, सो, खा, मैंने आपको बताया था साधारण क्रियापद कौन से होते हैं, धातु, हो, रो, सो, खा इत्यादि धातुओं से बनते हैं। वहां दूसरी संयुक्त क्रियाएं जैसे होना, आना, जाना, रहना, खाना, उठना, लेना, पाना, डरना, डालना, इस तरह से इत्यादि क्रियाओं के योग से बनती हैं। अब अगला है, इसके अतिरिक्त सकर्मक और अकर्मक दोनों की संयुक्त क्रियाएं बनती है। जैसे अकर्मक क्रियाएं में क्या होता है, लेट जाना, गिर पड़ना। अब देखो ना सीधे से लेट जाना, जाना भी तो क्रिया है, लेट भी तो क्रिया है, लेटना, जाना, लेटना, जाना दोनों ही क्रिया है, गिरना, पड़ना दोनों क्रिया है। सकर्मक क्रिया ये क्या है, अकर्मक क्रिया से। अब सकर्मक क्रिया से बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। कुछ चीजें आपको पढ़ के समझोगे तभी वो आपको समझ में आएगी। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्राय प्रधान होती है और उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। कौन सी क्रिया, दूसरी क्रिया। संयुक्त क्रिया की विशेषता होती है, जैसे रोने लगा, पहली क्या क्रिया है, रोना प्रधान है, यही मेन काम हो रहा है। जो दूसरी क्रिया है वो क्या करती है, उसके अर्थ को स्पष्ट करती है, उसमें विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रही है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक से अधिक होता है। अब संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, जो मैं आपको आगे समझा रही हूँ। सबसे पहला आरंभ बोधक। आरंभ बोधक, ये नाम से ही क्लियर है कि आरंभ मतलब क्या होता है, आरंभ होना, किसी भी काम को शुरुआत करने का संकेत मिलना। संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का भेद होता है। क्या होता है, किस आरंभ बोधक मतलब आरंभ होने का बोध हो रहा है तो आरंभ बोधक। जैसे अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मम्मी हमारे किसी भाई बहन को डांटती है पढ़ने के लिए,
और वो डांटने लगती है। जब तक हमारा कोई भाई बहन पढ़ने बैठ जाता है तो हम बोलते हैं मम्मा मत डांटो, वो पढ़ने लगा है, मतलब उसने स्टार्ट कर दिया है, वो पढ़ने लगा है, मत डांटो। पानी जैसा मौसम बनता है तो बोलते ना पानी गिरने लगा, पानी स्टार्ट हो गया। राम खेलने लगा तो राम खेलना स्टार्ट कर दिया है, मतलब क्या हुआ, स्टार्ट हो गया काम, आरंभ हो गया। समाप्ति बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता व्यापार की समाप्ति का बोध हो, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे समाप्ति का नाम से सिद्ध हो गया कि किसी काम के खत्म होने का बोध हो रहा है, समाप्त होने का बोध हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, समाप्ति बोधक कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका, इसका क्या मतलब है, उसने खाना खा लिया, खाना हो गया। वह पढ़ चुका, मतलब उसका पढ़ना हो चुका है। चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। वही बात है, जब पास्ट की हम बात करते हैं, इसका मतलब जो काम हो चुका है उसी की तो बात करेंगे। समाप्ति किसकी होगी, जो काम हो गया उसी की तो समाप्ति होगी। अवकाश बोधक, जिस क्रिया में निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो से अवकाश बोधक कहते हैं। वह मुश्किल से सो पाया, जाने मुश्किल से सो पाया मतलब कठिनाई से सो पाया, जाने ना पाया, नहीं मतलब जो काम निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है वो होता है ये अवकाश बोधक। अनुमति बोधक, जिस कार्य में करने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। अनुमति बोधक संयुक्त क्रियाएं होती है। जैसे बोलते हैं ना मम्मा से, मम्मा मैंने पढ़ लिया, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे बोलने दो। ये जो देने वाली क्रिया है वो हम क्या मांगते हैं, आज्ञा ही तो मांग रहे हैं कि मुझे जाने दो, मुझे करने दो, मुझे मार्केट जाने दो, मुझे मत रोको, ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो। तो दो है, देना धातु है, यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। अनुमति बोधक। नित्यता बोधक, नित्यता मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यू जो काम हो रहा है ना, जिसके कार्य की नित्यता उसके बंद होने का भाव प्रकट हो, बंद ना होने का भाव प्रकट हो, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रियाएं हैं। नित्यता बोधक का मतलब क्या होता है, जो काम चल रहा है, जैसे हवा चल रही है, ना खत्म हुआ ना शुरू हुआ, चल रहा है, रुका नहीं है। मम्मा खाना बना रही हैं, पेड़ बढ़ता गया, चल रहा है, तोता पढ़ता रहा। मुख्य क्रिया के आगे जाना, करता रहना जोड़ने से नित्य बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे मैं इसको इंग्लिश में बताती हूँ, आई कंटिन्यू टू डू माई वर्क, है ना। जो कंटिन्यू टू है वही है इसका एग्जाम्पल, समझ लो। नित्यता बोधक मतलब कंटिन्यू चल रहा है काम। आवश्यकता बोधक, जिस कार्य में आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कर्तव्य का बोध हो रहा है, करना पड़ता है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं चाह के भी करने पड़ते हैं। तुम्हें यह काम करना चाहिए, साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना चाहिए, इस प्रकार की क्रियाओं में जोड़ देते हैं तो वो आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रियाएं बन जाती हैं। निश्चय बोधक, नाम से सिद्ध हो रहा है निश्चय, निश्चय मतलब निश्चित, जहां पे निश्चितता का बोध हो वहां क्या होगा, निश्चय बोधक संयुक्त क्रियाएं होंगी। जैसे वह बीच में बोल उठा, निश्चय बोल दिया होगा निश्चित, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, निश्चित वह गिर पड़ा, निश्चित हो चुका है, निश्चित ही हो चुका है ये काम, अब दे ही डालो। इस प्रकार की क्रियाएं पूर्णतः नित्यता का भाव वर्तमान है। निश्चित जो कार्य निश्चित है वो निश्चित बोधक होता है। इच्छा बोधक, जिससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। इच्छा का क्या मतलब है, जिसमें इच्छा होगी उसे इच्छा बोधक होता है। जैसे बोलते ना आई सॉरी इच्छा बोधक, जैसे वह घर आना चाहता है, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ, ये क्या है, हमारी इच्छा तो है, खाना चाहता हूँ। क्रिया के साधारण रूप को चाहना क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। आई विश बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, आई विश आई डू दैट, आई विश आई कुड बी प्राइम मिनिस्टर, होता है ना ये सब कुछ, ये क्या होता है, ये इच्छा बोधक होता है। और मैं इंग्लिश में इसलिए बताती हूँ, कई बार हमको हिंदी शब्द समझने में कठिनाई आ जाती है, जिसको क्लियर करने के लिए हमें दोनों भाषा को बताना पड़ता है, जब वो क्लियर हो जाता है। इसलिए संयुक्त क्रिया के भेद, अभी हमारे 8 हो चुके हैं, 11 है, हम नोवा कर रहे हैं। अभ्यास बोधक, अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस, इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, अभ्यास बोधक। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास संयुक्त क्रियाएं बनती है। जैसे यह पढ़ा करता है, बोलते हैं ना अभ्यास करता है, यार सारा दिन पढ़ा करता है, वो सारा दिन लिखा करता है, सारा दिन खेला करता है, मतलब क्या, प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है ना। इस मैं फिर से बताऊंगी, अभ्यास बोधक जिसमें किसी कार्य की प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी नहीं है, प्रैक्टिस है,
प्रैक्टिस एक अलग चीज होती है, कंटिन्यूटी एक अलग चीज होती है। इससे क्रिया, फिर से मैं बताऊंगी, इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है, उसको हम अभ्यास बोधक कहते हैं। जैसे वह पढ़ा करता है, बोलते हैं ना लड़का इतना पढ़ता है टॉप करेगा, तुम लिखा करते हो, वो करता है, मैं खेला करता हूँ, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस की तो हमें बता रहा है कि प्रैक्टिस हो रही है, जहाँ अभ्यास का बोध हो रहा है। शक्ति बोधक, जिस कार्य करने की शक्ति का बोध होता है, जैसे मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शक्ति बोधक वाक्य संयुक्त क्रिया वो होती है जिसमें सकना सकना होता है क्रिया के साथ, उसे क्या कहते हैं, शक्ति बोधक। हमें शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मैं बाहुबली बन सकता हूँ, ये क्या हो रहा है, शक्ति का बोध हो रहा है। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जो दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये तो परिभाषा हुई, अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ। पुनरुक्त का मतलब क्या होता है, जिसकी आवृत्ति हो रही, जिस तरह के क्रियाओं की आवृत्ति हो रही है, पुनरुक्त का मतलब तो हो रहा है आवृत्ति। संयुक्त क्रिया की आवृत्ति। अब जैसे कुछ पढ़ा लिखा करो, हम बोलते हैं ना कुछ पढ़ा लिखा करो, जो पढ़ा और लिखा क्या है, सेम वर्ड की साउंड तो सेम निकल रहा है ना, ध्वनि, पढ़ा लिखा, वह पढ़ा लिखा करता है, वह प्राय आया जाया करता है, हम बोलते हैं ना यार वो आया जाया करता है। पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते, मिल रहा है, मिलते जुलते, सेम ध्वनि निकल रही है, तो ये क्या होता है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जहां एक जैसी ध्वनि वाली क्रियाएं एक साथ में आती हैं, संयोग होता है दोनों का। जैसे आया जाया, पढ़ा लिखा, रोया सोया, रोया धोया, मिलते जुलते, इस तरह के उदाहरण होते हैं इसमें। अब है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इज एम आर, वाज वर, हैव हैज, इस तरह से। सहायक क्रिया, सहायक क्रियाएं मुख्य रूप क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। अगर हम सहायक क्रिया ना लगाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वर्तमान की बात है, भविष्य की बात है, भूतकाल की बात है, फ्यूचर की बात है, समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि उसमें सहायक क्रिया नहीं होगी। ये होता है सहायक क्रिया। अब मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक क्रिया होती है। हिंदी में इन क्रियाओं का व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसमें हेरफेर से क्रिया का काल बदल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अगर हम क्रिया नहीं लगाएंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूत में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पता ही नहीं चलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है सहायक क्रिया और हेल्पिंग, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। वह खाता है, तो अब हमें पता है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। मैंने पढ़ा था मतलब पास्ट। तुम जगे हुए थे, हुए थे मतलब सिर्फ में तो खैर संभावना आ रही है, लेकिन थे तो मतलब पास्ट की बात है। वो उसे बता रहा है कि उस समय तुम जगे हुए थे जब मैंने तुम्हें देखा। वे सुन रहे थे, हम बता रहे हैं कि उन्होंने भी सुना था ये बात। इसका क्या मतलब हुआ, हम ये बता रहे हैं ना कि ये सब चीजें कब कब हुई, था और है से ये पता चल रहा है ना। जैसे इसमें खाना, पढ़ना, जागना और सुनना मुख्य क्रिया है, क्योंकि खाना, पढ़ना, जगना मुख्य क्रिया है, क्योंकि यहाँ क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता शेष क्रिया जैसे है, था, हुए थे, रहे थे, सहायक क्रिया है। ये मुख्य क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं। यही मैंने बताया, जो है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है, था है वो पास्ट को शो कर रहा है। बस यही बताना सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। अब है नाम बोधक क्रिया। नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा आपको पता है, मैं हमेशा हर जगह जब भी संज्ञा आता है तो इसको डिस्क्राइब करती हूँ। किसी व्यक्ति स्थान जाति के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और दुनिया की हर चीज संज्ञा है। हर क्षेत्र, हर गांव का नाम, हर स्थान, व्यक्ति, प्राणी, सब संज्ञा है। इनको 3 भागों में बांटा है हमने। सर्वनाम, किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले उस शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं, नाम धातु। अब ये संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं, नाम धातु। अब धातु क्या है, नॉर्मल धातु को हम किस तरह से बनाते हुए हैं। नाम धातु से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे बात, संज्ञा है बात, नाम धातु बता, संज्ञा से नाम धातु बनी बता, और दूसरी नाम धातु बनी बताना। माटी से मटियाना, मटिया और मटियाना। लज्जा से नाम धातु बनी लजा, लज्जा से बनी लजा, और
नाम, और फिर उससे बनी लजाना, दूसरी नाम धातु। हाथ से हथिया, हथिया और हथियाना। सर्वनाम, अब सर्वनाम, सर्वनाम अपना, ये क्या है? सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अपना, नाम धातु अपना, नाम धातु अपनाना। विशेषण, विशेषण विशेषता बताता है, चिकना, मीठा, सूखा, गीला, ये क्या है? विशेषता है। चिकना, नाम धातु बनी चिकनाना और चिकना। साठ, सठिया और सठियाना। सूखा, सूखा और सुखियाना। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला। ये स्थान, ऊपर नीचे स्थान का बोध बता रहे हैं। ऊपर, ऊपर मतलब ऊपरा और ऊपर आना, भीतर और भितरा और भितरा आना। ये बताने का मेरा तात्पर्य है कि संज्ञा से कैसे नाम धातु बनती है, विशेषण से कैसे बनती है, सर्वनाम से कैसे बनती है और क्रिया विशेषण से कैसे बनती है। कोई कठिन नहीं है ये। आप एक बार वीडियो अच्छे से देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। और इसलिए मैंने 2 स्लाइड में बताया। अगर मैं 1 स्लाइड में बताती तो वीडियो 1 घंटे की बन जाती, इसलिए मैंने इसको 2 स्लाइड में किया। अनुकरणात्मक क्रिया, किसी ध्वनि के अनुकरण पे जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया है। सबसे पहले तो मैं ये जो बनाती हूँ अपना स्लाइड्स, ये सबसे सरल शब्दों में बनाती हूँ। इसके बाद में इसको मैं, अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब जो हम अर्जित कर रहे हैं, है ना? जिसको हमको अनुकरण का हमेशा मतलब ये होता है जो हम नॉर्मली अर्जित कर लेते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी? अगर हिंदी बोली जाती है तो बच्चा अपने आप हिंदी सीख जाता है, उसे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण क्रिया का मतलब क्या होगा? वह शब्द जो हमने अनुकरण करके हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, वो क्या कहलाती है? अनुकरण क्रिया कहलाती है। जैसे खटखट को क्या कर दिया हमने? खटखटाना। झनझन, झनझनाना। भन-भन, भन-भनाना। भड़-भड़, भड़बड़ाना। थर-थर, थरथराना। सन-सन, सनसनाना। छल-छल, छलछलाना। थप-थप, थपथपाना। अब ये थप-थप से थपथपाना बन गया, सन-सन से सनसनाना बन गया। मतलब ना वो, हम बोलते हैं ना वो कपकपा रहा था, ऐसे ही बोलते हो ना, धड़-धड़ से धड़धड़ाना, झन-झन से झनझनाना, वो झनझना रहा था, मेरा पैर झनझना रहा था। तो इसी कहने का तात्पर्य ये है कि अनुकरणात्मक क्रियाएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे हम अनुकरणात्मक कहते हैं। और अनुकरणात्मक का मतलब आपको पता है कि जो हम हमारे पास शब्द होते हैं उसको हम बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की स्लाइड देखते हैं। अब खत्म हो गया ये चैप्टर। स्मिता माहेश्वरी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस आपकी हिंदी की समस्याओं को हल करने का एक सार्थक प्रयास है। आज मैंने क्रिया और संयुक्त क्रिया का विस्तृत वीडियो आपको बना के दिया है। और अगर आपको वीडियो क्लियर ना रहे लगे तो आप इसकी क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी 360 और 480 के ऊपर सेट करके देखिए, या 480 और 360 पे भी करेंगे तो क्लियर दिखेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या मुझसे जानना है और वीडियो में क्या सुधार करना है, मैं उसको करती हूँ। थैंक यू।